हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल आशिक एजुकेशन पर। तो चलिए, हम जैसे कि आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर हम जो पैट की सीरीज यूपी ट्रिपल सी जो पैट करवाता है, एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है, तो उसके हम जो कुछ मॉडल टेस्ट यानी कि मॉडल टेस्ट में जो हम अपना जीएस पढ़ रहे हैं। तो यदि आप चैनल पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। पहला क्वेश्चन है, पल्लवों के अखंड रथ कहाँ पाए जाते हैं? देखिए, पल्लवों के अखंड रथ कहाँ पाए जाते हैं? तो ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, कांचीपुरम, पुरी, महाबलीपुरम, आगरा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा महाबलीपुरम, जो कि जो यहाँ पर पल्लवों के क्या है, अखंड रथ पाए जाते हैं। तो आपको बता दें कि जो महाबलीपुरम कहाँ पर है, ये चेन्नई से 65 किलोमीटर दूर, 65 किलोमीटर दूरी पर है। चेन्नई से कहाँ है? 65 किलोमीटर दूरी पर है ये महाबलीपुरम। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? देखिए, समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन ए बी सी डी में से आप आंसर लगाइए, क्या हो जाएगा? तो चलिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा वास्को डी गामा। वास्को डी गामा इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि इस भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने की थी। अब यहाँ पर आपको बता दें कि जो जो वास्को डी गामा है, सबसे पहले भारत कब आया था? तो ये आया था 1498, 1498 में आया था। और ये कौन था? ये पुर्तगाली। कौन था ये? पुर्तगाली, याद रखिएगा, यह एक पुर्तगाली था, पुर्तगाल से आया हुआ था। और ये यूरोप से एशिया तक आया था। कब आया? 1498 में, याद रखिएगा। सबसे पहले जो समुद्र की मार्ग की खोज भारत के लिए किसने की थी? ये की थी वास्को डी गामा ने। और ये आपको कमेंट करके ये बताना है कि कोलंबस ने किसकी खोज की थी। कोलंबस ने किसकी खोज करी थी? तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, शिवाजी ने शिवाजी ने किस यूरोपीय शक्ति से तोप और गोला बारूद प्राप्त किया था? तो जो शिवाजी हैं, इन्होंने जो किस यूरोपीय लोग से किस यूरोपीय शक्ति से तोप और गोला प्राप्त किए थे? जो गोला बारूद है वो तो प्राप्त किए थे फ्रेंच, पुर्तगाली, डच और अंग्रेज। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा पुर्तगाल, पुर्तगाली। जो यहाँ पर जो पुर्तगाली थे, इन्हीं से ही जो शिवाजी थे, इन्होंने तोप और गोला बारूद प्राप्त किए थे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि गोवा को पुर्तगालियों ने किस वर्ष कब्जा किया था? गोवा पर पुर्तगालियों ने किस वर्ष कब्जा किया था? 1508, 1608, 1510 और 1610। तो यहाँ पर जो आपको बता दें कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1510 में। जो पुर्तगाली थे, इन्होंने गोवा पर कब्जा कर लिया था। तो यहाँ पर गोवा के बारे में कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट समझ लेते हैं। ये क्या है? देखिए, तो इसके बारे में बता दें आपको, तो ये जो है, जो गोवा है, आपको बता दें कि ये 25वां राज्य बना था। ये गोवा 25 नंबर का राज्य है। और ये गोवा जो है, पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गोवा को? तो ये दिया गया था 30 मई 1987 को। यह पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। अब यहाँ पर आपको एक बात और बता दें कि जो 1909 में अल्फांसो डी अल्बुकर्क है, ये पुर्तगाली का गवर्नर बन गया था। और फिर 1510 में ही बीजापुर के आदिल शाह पर हमला कर दिया था। किसने? पुर्तगालियों ने। और पुर्तगाली ने। और फिर हमला करने के बाद ही जो गोवा के राजा थे कौन? आदिल शाह। कौन थे? आदिल शाह, याद रखिएगा। आदिल शाह पर ही हमला करके इन्होंने, जो अल्बुकर्क हैं, इन्होंने गोवा पर हमला करके कब्जा किया था, आदिल शाह। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी किस राज्य से थी? तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? अहमदनगर। अहमदनगर। यहाँ की जो शासिका थी, प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका थी, ये कौन थी? चांद बीबी। किस शासित थी ये? कहाँ से थी? ये थी अहमदनगर से। अब यहाँ पर बता दें कि ये क्या थी? तो ये एक जो चांद बीबी है, एक क्या थी? भारतीय शासिका योद्धा थी। और ये जो आदिल शाह हैं, आदिल शाह प्रथम इनकी पत्नी थी। किनकी पत्नी थी? ये पत्नी थी आदिल शाह की। आदिल शाह की। आदिल शाह। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान गवर्नर जनरल कौन था? तो जो द्वितीय एंग्लो जो युद्ध हुआ था,
एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान गवर्नर जनरल कौन रहे थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब इनकी बात करते हैं ये कब से कब तक बने थे, तो ये 1772 से लेकर 1785 के मध्य ये भारत के गवर्नर जनरल रहे थे। कब बने थे? 1772 से लेकर 1785 तक गवर्नर जनरल बने थे। अब आपको ये बताना है कि जो भारत में जो न्यायालय बना था, कब बना था, किस सन में बना था, तो ये और किस एक्ट के द्वारा पारित किया गया था, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्योंकि ये वारेन हेस्टिंग के समय की कुछ बातें हैं, चलिए इसलिए ये क्वेश्चन आपको बता दिया गया है, आप बताइए इसका कमेंट करके। चलिए इस अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के लिए किसने शुरुआत की? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए किसने शुरुआत की थी? तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए.ओ. ह्यूम। आप सभी को पता है जो ए.ओ. ह्यूम ने इन्होंने ही राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस की थी? ए.ओ. ह्यूम ने। कब की थी? 1885 में। याद रखिएगा 1885 में की थी। और जो राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में, लेकिन इसकी प्रथम अध्यक्ष कौन रहे थे, ये आपको बताना है, कमेंट करके बताना है। ये आपको कमेंट करके बताना है कि इसके जो प्रथम अध्यक्ष कौन थे और प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, ये भी आपको बताना है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय ये थे दादा भाई नौरोजी, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी बने थे। और तभी अब ये जो बता दें कि जो कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, जो कि जैसा कि आपको बताया है कि 28 दिसंबर 1885 में ही हुई थी। ठीक है, और ये जो चलिए इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दादा भाई नौरोजी। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी जनजाति ताना भगत आंदोलन से जुड़ी हुई है? ये कौन सी जुड़ी हुई है? ओरांव, मुंडा, संथाल या कोंडा दोरा? ये है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। जो ओरांव जनजाति है यह है ताना भगत आंदोलन से जुड़ी हुई है। यह आंदोलन कब हुआ था? याद रखिएगा ये जो आंदोलन हुआ था ये 1914 में हुआ था। अब ये जो आंदोलन जुड़ा हुआ है ये किससे जुड़ा है? ये जुड़ा है कृषि अर्थव्यवस्था से और जनजातीय संस्कृति के असमानता से संबंधित है ये आंदोलन, याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही ढंग से मेल नहीं खाती है? तो देखो आपको बता दें कि जो हर्षवर्धन है ये इनके समकालीन थे। अकबर जो है, अकबर भी इनके समकालीन थे टोडरमल। और चाणक्य भी इनके ही समकालीन थे, जो चंद्रगुप्त के। चलिए लेकिन जो आंसर है विक्रम के सामने चेतन है, ये इनका राइट आंसर नहीं है। तो इसलिए आंसर हमारा जो क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये इससे मेल नहीं खाता है। चलिए जो टोडरमल थे ये इनके दरबार में काम किया करते थे, अकबर के दरबार में काम किया करते थे। और ये भी इनके गुरु रहे थे चाणक्य चंद्रगुप्त के। और ये हेन सांग भी ये हर्षवर्धन से ही संबंधित है। चलिए इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। यदि आप चैनल पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी करें चैनल को। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, कहाँ पर दिन और रात समान होते हैं? देखिए मैंने आपको बताया था कि जो हमारी पृथ्वी होती है, जो हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी में हमें पता है कि ये पृथ्वी हमारी दो भागों में बटी हुई है, दो भागों में बटी हुई है। अब ये कौन कौन से भाग बटी हुई है? देखो इस जो दो भागों में बांटने वाली है इसका नाम क्या है? तो इसका नाम क्या है? भूमध्य रेखा। क्या कहते हैं इसको? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा बोलते हैं इसको, विषुवत रेखा ही बोलते हैं इसको, इक्वेटर लाइन भी बोलते हैं और एक ये 0 डिग्री लाइन भी बोलते हैं। अब ये जो भूमध्य रेखा है ये पृथ्वी को हमारे दो भागों में बांटती है, एक तो उत्तरी पोल और एक साउथ पोल में ये बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और साउथ गोलार्ध में। और यहाँ पर ये पोल दिए हुए हैं, यहाँ पर ये पोल है, ये ऊपर जो है नॉर्थ पोल है, नीचे क्या है? साउथ पोल। अब यहाँ पर देखिए जो भूमध्य रेखा है इसके चारों ओर, इसके आसपास वाला जो क्षेत्र है, यानी इतना इतना ये क्षेत्र है, यहाँ पर सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। और यहाँ पर वर्ष भर क्या रहता है? सूर्य भी रहता है
और यहाँ पर ही दिन रात समान होते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, भूमध्य रेखा जो यहाँ पर जो दिन रात है समान होते रहते हैं। तो ये क्या हो, इसका राइट आंसर क्या होगा, भूमध्य रेखा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पृथ्वी की पपड़ी का अधिकांश भाग किस चट्टान से बना हुआ है, आग्नेय चट्टान, रूपांतरित चट्टान, अपसादित चट्टान और ये फिर दो या फॉल्ट यानी कि दोष। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आग्नेय इग्नियस चट्टान, जो यहाँ पर पृथ्वी की पपड़ी का जो अधिकांश भाग किससे बना हुआ है, आग्नेय चट्टान से बना हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में किस देश से नहीं गुजरती है। देखिए भूमध्य रेखा से जो गुजरने वाले देश हैं कौन कौन से हैं, एक तो इक्वाडोर है, ब्राजील है, युगांडा है, मालदीव है, इंडोनेशिया है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में जो ज़्यादातर आते हैं वो थाईलैंड है और मेक्सिको। ये जो दो शहर ऐसे हैं, दो देश ऐसे हैं जो कि भूमध्य रेखा से नहीं गुजरते हैं। तो कौन कौन से हैं, कौन कौन से देश हैं जो नहीं, दो जो गुजरते हैं, एक है इक्वाडोर, 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 ब्राजील, युगांडा, मालदीव, इंडोनेशिया। ये कुछ प्रमुख देश हैं जो कि क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा देश गुजरता है, किस देश से भूमध्य रेखा गुजरती है और किस से नहीं पूछी जाती है, ये भी आपको याद रखना है। कौन कौन से, एक तो मैक्सिको है जाएगा, एक मैक्सिको है और एक है थाईलैंड। ये दोनों ज़्यादा ही ऑप्शन में पूछ ली जाती है जो कि भूमध्य रेखा से नहीं गुजरते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, मैक्सिको। यदि थाईलैंड आए तो थाईलैंड को भी हम लगाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो ये तो सभी को पता है कि भारत का जो हमारे भारत का है जो क्षेत्रफल कितना है, ये है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, इसका जो क्षेत्रफल है। ये तो बच्चे बच्चे को पता होना चाहिए। चलिए कि हमारे भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, कितने वर्ग किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर। चलिए अगला जो आंसर है, क्वेश्चन है, मेघना किन दो नदियों की संयुक्त धारा है। देखिए मैंने बताया था जो मेघना है, मेघना किन दो नदियों से धारा है, तो ये हो जाएगा गंगा और ब्रह्मपुत्र। ये मेघना जो नदी है ये किन दो नदियों से बनती है, ये बनती है गंगा और ब्रह्मपुत्र से। देखो हमें पता है कि जो गंगा नदी है ये हमारे यूके यानी उत्तराखंड से निकलती है, और जो हमारी ब्रह्मपुत्र है ये कहाँ से आती है, ये हमारे तिब्बत से ही निकलती है, तिब्बत जो कि चीन में ही है। अब ये जब दोनों ही ये धाराएं मिलती हैं आपस में, तो ये एक मेघना का रूप धारण कर लेती है। यानी इस नदी को क्या कहते हैं, जॉइंट को, दोनों जॉइंट हो जाती है, वहां इसको क्या लेते हैं, मेघना, मेघना। और ये जो मेघना नदी है कहाँ जाके गिरती है, ये गिरती है बांग्लादेश उसमें, हाँ बांग्लादेश में होकर कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। चलिए तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। तो मेघना नदी किन दो नदियों से मिलती बनती है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी से बनती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन क्या है, नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है, यानी कि नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या है। ऑप्शन आपके सामने है, ए बी सी डी में से आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड का फुल फॉर्म है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इसको यदि आपको नहीं है पता तो आप इसको जरूर लिखेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है। देखिए जो पहले तो थी, पहले कितनी बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, ये हुआ था 14 बैंकों का हुआ था, लेकिन उसके बाद कुछ बैंकें आपस में मर्ज हो गई। उसके बाद कितनी बैंकें बची, ये बची हैं 12, कुल 12 बैंक जो अभी राष्ट्रीयकृत हैं, बैंक की संख्या है वो कितनी है, 12। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, भारतीय योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। देखो भारतीय योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1950। अब देखिए योजना आयोग 1950 में बनी थी, लेकिन उस समय आपको बता दें जब बनी थी तब उस समय डेट क्या थी, उस समय थी 15 मार्च 1950 को। ये जो योजना बनाई गई थी ये किसके तहत बनाई गई थी, ये बनाई गई थी आर्टिकल 39 के तहत बनाई गई थी। और उस समय जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। अब आपको एक बात तो बता दें कि जो योजना आयोग का अध्यक्ष होता है वो क्या होता है, वो होता है जो हमारे प्रधानमंत्री, जो करंट प्रधानमंत्री होते हैं वही अध्यक्ष होते हैं।
प्रधानमंत्री। अब योजना आयोग की जगह पर ये योजना आयोग की जगह एक नई संस्था खोली गई है, जो कि योजना आयोग को बंद कर दिया गया है। ये कौन सी है? ये है नीति आयोग। एक नीति आयोग खोला गया है। तो नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी ये 2015 से इसको लागू किया गया था, यानी कि 2015 से इसको लागू किया गया था। और इसमें जो 2015 से लागू की गई, लेकिन अब जो यदि करंट की आपको पूछ लिया जाए कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो आप जो करंट के जो प्रधानमंत्री रहते हैं वही हमारे, यानी कि अभी कौन है? श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। तो ये हमारे कौन से हो जाएंगे? ये नीति आयोग के अध्यक्ष हो जाएंगे अभी वर्तमान के। तो ये कब शुरुआत हुई थी? 1 जनवरी और 2015 से ये नीति आयोग हुआ था। 1 जनवरी से, याद रखिएगा, 1 जनवरी 2015 से इसकी शुरुआत हुई थी। ये योजना आयोग है, इसकी जगह नीति आयोग को चालू किया गया। योजना आयोग बंद कर दी गई। कुल कितनी योजना आयोग चलाएंगे, कितनी योजनाएं चलेंगी थी? ये कुल हो गई थी 12 योजना आयोग चलाई, यानी कि 2012 से जो शुरुआत हुई थी 2017 तक चली थी ये। चलिए, 12वीं जो योजना थी। चलो, अगला क्वेश्चन है कि भारत में निम्न में से किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय अधिकतम है? तो किस राज्य में है ये आपको बताना है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, गुजरात और गोवा। तो यहाँ पर आपको बता दें कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोवा में प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन भारत में सबसे अधिक नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको बताएं इनमें से सबसे अधिक है। लेकिन सबसे अधिक पूछा जाए कि भारत में, और यदि ऑप्शन होता दिल्ली, दिल्ली होता या सिक्किम होता, तो सबसे पहला क्या नंबर, फर्स्ट नंबर पे कौन है? दिल्ली है। सबसे पहले नंबर पे कौन सा है? दिल्ली है, याद रखिएगा। और दूसरे नंबर पे क्या है? सिक्किम है। उसके बाद आता है नंबर किसका? गोवा का। उसके बाद नंबर किसका? गोवा का आता है। लेकिन सबसे गरीब देश जो पूछा जाए वो कौन सा है? ये है बिहार। कौन सा है? बिहार। गरीब देश, पुअर, गरीब राज्य, सॉरी देश नहीं राज्य। यहाँ पर राज्य की बात की जाती है तो दिल्ली सबसे अमीर है, और उसके बाद सिक्किम, उसके बाद गोवा का नंबर आता है, और फिर लेकिन सबसे जो गरीब राज्य है वो कौन सा है? बिहार है। चलिए, यहाँ जो बिहार में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम होती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में ऋण नियंत्रक के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करता है? तो ऋण नियंत्रक की बात करते हैं तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आरबीआई, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक। अब यहाँ पर आपको बता दें भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। और यहाँ पर इसका मुख्यालय क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मुंबई इसका राइट आंसर, यानी कि मुख्यालय कहाँ पे? मुंबई में भारतीय रिजर्व बैंक का। और इसकी स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1935, 1 अप्रैल 1935 को। चलिए, और आपको बताना है कि भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी, ये आपको कमेंट करके बताना है। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश किस आयु तक पद पर रहते हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट की यहाँ पर बात की जा रही है, सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं इनकी आयु यानी कब तक रिटायर होते हैं ये? तो इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा 65 वर्ष, 65 साल। 65 साल तक यदि किसी जज की 65 साल उम्र हो जाती है तो उसकी जो उम्र हो जाती है 65 साल, उसके बाद उसको रिटायर कर दिया जाता है। मुख्य न्यायाधीश के जो न्यायाधीश हैं हमारे सर्वोच्च उसके कोर्ट के, यानी सुप्रीम कोर्ट के, सर्वोच्च न्यायालय के तो न्यायाधीश हैं उनको पद से निष्कासित कर दिया जाते हैं, यानी उनको रिटायर हो जाते हैं 65 साल में। लेकिन अब जो उच्च न्यायालय है हमारा, तो इनके जो न्यायाधीश की कितनी होती है, कितनी उम्र होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए 62 साल में इनको रिटायर कर दिया जाता है। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो इसमें कुल जज कितने होते हैं? तो आपको बता दें कि इसमें कुल जज होते हैं 34 जज होते हैं। अभी वर्तमान में पूछ लिया है तो कौन से अभी जो जज हैं हमारे, कौन से न्यायाधीश हैं? तो डी बाय, याद रखिएगा, कौन है? डी बाय चंद्रचूड़। लेकिन आपको पूछ रहे हैं कि जो पहली भारतीय महिला जो है कौन सी न्यायाधीश रही? ये लीला सीट। लेकिन उच्च न्यायालय कौन सी रही? ये रही एम फातिमा बीबी, याद रखिएगा। चलिए, और न्यायाधीश बनने के लिए जो उम्र क्या होती है? वो होती है 35 वर्ष। क्या होती है? 35 वर्ष का यदि कोई व्यक्ति है तो वो उसको और भी कुछ कंडीशन है, यानी जैसे कि भारत का निवासी होना चाहिए, और 10 वर्ष से अधिक, 10 वर्ष से या 10 वर्ष
या फिर जज के पद पर रहा हो किसी हाई कोर्ट में, या फिर 10 वर्ष तक उसने वकालत की हो। तो ये हैं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की कुछ योग्यता हैं। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, भारत में उच्च न्यायालयों की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास। अब ये कब की गई थी ये आपको कमेंट करके बताना है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, भारत में पंचायत राज प्रणाली को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत शुरू किया गया था? ऑप्शन आपके सामने ABCD में से आपको आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का, और आर्टिकल 40। आर्टिकल जो 40 है ये इसमें ये जो कि पंचायत से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को क्या घोषित करता है? तो ये आपको सभी को पता है कि जो हमारा अनुच्छेद 1 है इसमें क्या वर्णित है। तो इसको आपको सभी को पता है इसमें क्या है। तो ये है राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट। तो राज्यों के संघ हमारा जो आर्टिकल 1 बताता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है? तो संविधान की प्रस्तावना में आप सभी को पता है कि कितनी बार संशोधन किया गया है। ये किया गया है सिर्फ एक बार। संविधान की प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ एक बार जो संशोधन किया गया है वो ये सिर्फ एक बार ही किया गया है। अब ये कब हुआ था, किस संशोधन में हुआ था? तो ये हुआ था 42वें संविधान संशोधन में, 42वें संविधान संशोधन में हुआ था। और कब हुआ था ये जो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में ये संशोधन हुआ था। अब देखो इसमें कुछ शब्द जोड़े गए थे, वो कौन कौन से, ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि कौन कौन शब्द जोड़े गए थे। एक तो जोड़ा गया था समाजवाद, समाजवाद और पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, राष्ट्र की अखंडता यानी अखंडता इसमें जोड़ी गई थी। ये 3 शब्द जो कि संविधान में 3 शब्द नए जोड़े गए थे, किसमें, प्रस्तावना में। तो कब जोड़े गए थे? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में ये जोड़े गए थे। अब कितनी बार संशोधन हुआ? सिर्फ एक बार ही हुआ है संशोधन। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो देखिए यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए हैं ABCD में से ऑर्गन है, हीलियम है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो आपको बता दें जो सबसे हल्की गैस है इन चारों में से है वो कौन सी है? वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो कि सबसे हल्की गैस है। ये हीलियम से भी हल्की है। हाइड्रोजन के 4 अणु मिलकर हीलियम बनाते हैं, याद रखिएगा। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन हो जाएगा। अब ये आपको बता दें कि जो हाइड्रोजन है ये सबसे अधिक ज्वलनशील गैस मानी जाती है। इसका परमाणु जो क्रमांक है, परमाणु क्रमांक है वो कितना है? 1 है। और ये जो गैस है ये सबसे अधिक ज्वलनशील है, अधिक ज्वलनशील, अधिक ज्वलनशील गैस है ये हाइड्रोजन। लेकिन अब पूछ लिया जाती, ये तो हल्की बारे में पूछी है। और यदि पूछ लिया जाए कि सबसे भारी गैस कौन सी है, तो ये कौन सी है? ये है रेडॉन। कौन सी गैस है? रेडॉन गैस सबसे भारी गैस है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बेकिंग सोडा क्या है? देखिए बेकिंग सोडा के बारे में बात करेंगे तो हम सभी को पता है कि बेकिंग सोडा एक खाने वाला सोडा होता है। और खाने वाले सोडे से आपको पता होगा इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है NaHCO3। ये सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला होता है। चलिए सूत्र होता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्या है, एक आदमी 10 मीटर से अधिक स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है, वह किस बीमारी से पीड़ित है? तो देखो सभी आपको पता है कि ये 10 मीटर से अधिक नहीं देख सकते, यानी कि ये इसको पास की चीजें आराम से दिख रही हैं। तो आपको यानी पास की चीज वो आराम से देख सकता है लेकिन दूर की चीज नहीं देख सकता है। तो हमें पता है कि जो चीज पास में जो व्यक्ति पास की चीज देख सकता है लेकिन दूर की नहीं देख सकता है, उसे क्या होता है? उसे होता है निकट दृष्टि दोष, यानी कि मायोपिया कहते हैं। मायोपिया यानी कि निकट दृष्टि दोष को ही उसे बीमारी होती है। इसमें क्या होता है कि जो पास की चीज देख सकता है लेकिन दूर की नहीं देख सकता है, उसे निकटदर्शी। जो दूर की चीज देख सकता है लेकिन पास की नहीं देख सकता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं दूरदृष्टि दोष। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, हमारे घरेलू विद्युत परिपथ में फ्यूज किस में
उच्च वृद्धि होने के कारण पिघलता है। देखिए तो किसमें उच्च वृद्धि होने के कारण पिघलता है? तो आप सभी को पता है जिसमें जिस वायर में विद्युत धारा अधिक प्रवाहित होगी तो वह अधिक यानी विद्युत धारा ही प्रवाहित होगी तो वो क्या हो जाएगा, जो फ्यूज है वो उड़ जाएगा यानी कि फ्यूज कट जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये किससे कटता है? ये होता है विद्युत धारा से। विद्युत धारा यानी विद्युत धारा ज़्यादा है तो वो क्या है, लोड ज़्यादा नहीं सह पाएगी और वो फॉल्ट हो जाएगा। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत धारा। अगला क्वेश्चन है जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, जो आज का लास्ट क्वेश्चन है। यदि आप पहली बार चैनल पर यदि पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। और चलिए अगला जो क्वेश्चन है, एक फोटो सेल में प्रकाश ऊर्जा किस ऊर्जा में परिवर्तित होती है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जो फोटो सेल है प्रकाश ऊर्जा को किसमें परिवर्तित करता है? ये करता है ऑप्शन नंबर डी यानी कि विद्युत ऊर्जा में ये परिवर्तित करता है। यानी प्रकाश ऊर्जा किसमें बदलती है? विद्युत ऊर्जा में बदलती है। तो चलिए इसी प्रकार से हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और जितना हो सके वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा और जितने जो भी हमने क्वेश्चन पूछे हैं आप कमेंट करके उसमें ज़रूर अपना आंसर लिखिएगा। चलिए, थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।